अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम मिलते हैं डॉक्टर नुदरत फ़रहीन से, जो कि कराची में मुकीम है और माशाल्लाह उन्होंने अपना पीसीओएस जो है और वेट जो है वो कंट्रोल किया कीटोजेनिक डाइट के साथ। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर नुदरत जो हैं वो कीटोजेनिक डाइट के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में क्या कहती हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर नुदरत से। अपना थोड़ा तारुफ करवा दें। मैं डॉक्टर नुदरत फरहीन हूँ। मेरी एज 37 ईयर्स है। मैं प्रैक्टिसिंग मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ बेसिकली, और इसके साथ मास्टर्स कर रही हूँ एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैट्स में, यानी तकरीबन रिसर्च की फील्ड का ये मास्टर्स है। तो मेरी रूटीन कुछ इस तरह से होती है कि मैं ऑल्टरनेट नाइट ड्यूटीज करती हूँ और सुबह में यूनिवर्सिटी जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है आजकल छुट्टी है तो मैं यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। और बाकी छुट्टियां इंट्रोडक्शन में मुबारक हों, मेरी बरकत डाले थैंक अल्लाह यू। बाकी ताला। इंट्रोडक्शन में ये है कि कीटो डाइट मुझे सिखाया है एरिक बर्ग ने। हम्म। और बाकी एरिक बर्ग ने तो मेन मेन रोल तो उसी का ही है, और उसकी वीडियोस का, डॉक्टर एरिक बर्ग की। और उसके बिल्कुल, बाद डॉक्टर फिर एरिक बर्ग बहुत अच्छे वो और आसान तरीके से माशाल्लाह से हाँ, वो यूजर किया है फ्रेंडली। उन्होंने। हाँ, यूज़र फ्रेंडली और इवन बहुत बहुत मेडिकली भी मतलब आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से किसी लेमैन के लिए भी समझना मुश्किल नहीं है डॉक्टर एरिक बर्ग की कोई भी हाँ, वीडियो जो है। तो ये है कि और वो वो अच्छी होती टर्मिनोलॉजीज को है। इतने मजे से एक्सपैंड करके बोलते हैं कि कोई भी इंसान उस टर्मिनोलॉजी को सर्च कर सकता है अगर हम्म। समझ नहीं आ रहा उनकी बातों से तो। ठीक। तो चलें, ये बताएंगे आपने मतलब कीटोजेनिक डाइट क्यों स्टार्ट की? क्या कोई मेडिकल मसला था या ये है कि क्या वजह हुई कि आप इस तरफ हुई कि कीटोजेनिक डाइट आपने स्टार्ट करनी है? ये मेरी कहानी तकरीबन 20 साल पुरानी है। जब मैं मैट्रिक इंटर में थी हम्म। तब से मेरा वेट गेन चल रहा था। हम्म। कुछ तो हेल्दी बच्चा होता ही है, क्योंकि मैं गल्फ में बड़ी हुई हूँ, तो कुछ हेल्दी पना वहां की वजह से भी था। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मेरी नेक लाइन पे, मेरे हाथ पे, मेरे बॉडी के बहुत सारी जगहों पर डार्क, यानी जैसे नेक में यहाँ पर उंगलियों के इन सब जगहों पर डार्क डार्क ग्रे ग्रे से मार्क्स पड़ते थे। हम्म। और अम्मी कहती थी कि ये मैल है तुम्हारा, इसको छुटाओ। और वो मैल मैं झावे से भी रगड़ लूं वो छूटे ना। हम्म। वो स्किन खराब हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन वो दोबारा वापस जो स्किन आए तो वो वही मेल वाली स्किन आए। तो हम्म। ये मुझे, ये साइन होता है, कैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं इसको। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन होता है। तो मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की पेशेंट हूँ फॉर 20 ईयर्स। ठीक। और जिस इसके साथ वो इसके साथ यही होता है कि यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग, मीनिंग आप जितना भी खा लें इंसुलिन आपको रेजिस्टेंस और आप कह रही हैं? आपने कभी उस वक्त उस एज में 9th 10th में आपने कभी शुगर अपनी नहीं, वो चेक तो की थी? मैल था ना मेरी गर्दन का। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ठीक है, वो तो बाकी। मैल था मेरी गर्दन हाँ, का, मेरे हाथों का। गल्फ में आपने बताया तो क्या आपका उस वक्त लाइफस्टाइल क्या कोक बिस्किट और चिप्स और ये कुछ था? नहीं, कोक बिस्किट चिप्स इतना नहीं था, लेकिन जूसेस थे। कोक हम्म। बिस्किट के तो खिलाफ मेरी अम्मी भी थी। हम्म। कोक बिस्किट चिप्स के खिलाफ मेरी अम्मी भी थी। जूसेस थे, चीज था, और प्लस हम लोग के यहाँ ट्रेडिशनली मीठा वीठा काफी बनता था। हम्म। तो ये सब चीजें। और गल्फ में लड़कियां थोड़ी सी, बेसिकली सऊदी अरब में बड़ी हुई हूँ मैं, तो वो लड़कियां थोड़ी सी होम बाउंड ज्यादा होती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी, बस स्कूल गए, थोड़ा सा टाइम मिला खेलने का, तो वो भी लड़कियों ने दोस्तों से बैठ के बात करना होता है। पूरे टाइम तो खेलना नहीं होता है, हम्म। भागम दौड़ी। तो हम्म। कुछ बातें कर लिया, कुछ भागम दौड़ी कर लिया, और बस फिर उसके बाद फिर वेट गेन होना सीडेंट्री शुरू हुआ, तो यानी भागम दौड़ी लाइफस्टाइल और खत्म हो सीडेंट्री गई। था। हाँ, तो भागम दौड़ी और खत्म हो गई। तो फिर मतलब फिर दूसरे दूसरे कामों में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दोस्तियां बना रहे हैं, मीनिंग सोशल लाइफ अच्छी हो रही है। ठीक। लेकिन वही बात है, स्कूल से घर, घर से स्कूल। हम्म। तो फिर जब आप थोड़ी बस बड़ी हुई ऐसा तो फिर वेट। हाँ, वेट यानी आपका गेन ही होता रहा है। हाँ, मेरा हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, कभी स्लो कभी फास्ट। जब हम्म। मैं फिजिकली एक्टिव होती हूँ, एज एन मतलब जॉब वगैरह कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो फिर स्लो अप जाता है। जब मैं जो हूँ बिल्कुल ही घर पे बैठ जाती हूँ, तो फिर ये कि फास्ट अप जाता है। हम्म। मीनिंग 1 महीने में 1 किलो तक भी अब गया है, बहुत आराम से। मतलब 2-3 साल जो मैंने हाउस जॉब के बाद और घर में गुजारे हैं, क्योंकि मैं सऊदी अरब में चली गई थी और जॉब वगैरह वहां पर, तब तक लाइसेंस नहीं बनवाया था, तो जॉब वहां पर नहीं कर सकी थी मैं। तो वो 2-3 साल इस तरह के हुए थे मेरे, कि मैं बहुत ज्यादा वेट हम्म। गेन किया था। हम्म। मतलब मेरा इंटर में 72 था, हम्म। और मेरा जो है 93 हो चुका था इंटर के। मतलब अगले 10 साल में मेरा 93 हो चुका था। 93 और अभी हाइट तो आपकी किस तरह यस, है? 5'1". अच्छा, यानी ये तो काफी ओवर वेट में खास है, तो और 20 के 93 तो बीएमआई में। मेरा
फिर भी कम है, 93 तो फिर भी कम है। मैंने जब कीटो डाइट शुरू की है, अभी वो मेरा जनवरी 1 जनवरी मेरा वेट था यानी आपको 107 कीटो पॉइंट। डाइट का बताया किसने, यानी स्टार्ट कैसे किया कि आपने मैं क्या कीटो ही मैंने करना है या कीटो इससे डाइट पहले से कोई पहले और सब डाइट्स कुछ भी किया की? ना। अच्छा, सब कुछ कर नहीं, बैठे मैंने थे। कोई और डाइट, वो वाली, ये सारी जो फैट डाइट्स है ना, ये लो कैलोरी, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइज, योगा, पैलेट्स, मीनिंग मैंने हर चीज, मतलब योगा के पोस्टर्स में अपने से पतले लोगों से ज्यादा अच्छे बना लेती थी, लेकिन उससे भी वेट लूज नहीं होता था। एक्सरसाइज, जिम लगाओ, जिम का तो दूसरा महीना मैं एक्चुअली साइज और वेट दोनों चीज गेन करती थी। मतलब पहले महीने कोई मरखप के 1-1.5 किलो कम हो भी जाएगा, लेकिन अगले महीने जो है वो लाजमी बढ़ना है। तो मैं ये सोचूं मैं क्यों इतना मरखप रही हूँ जब मेरा, बस लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस से जो कहानी शुरू हुई थी, वो डिप्रेशन, और उसके बाद फिर ये क्रॉनिक फटीग, कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस, ये सब चीज, फिर उसके बाद माइग्रेन, ये सब चीज मुझे शुरू हुआ था। और पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी मेरी जो है वो मोरलेस 6-7 साल से, अब तो मेरा अल्लाह का शुक्र है सेटल हो गया, लेकिन पॉलिसिस्टिक ओवरीज 6-7 साल से, वो वही बात है, सब इंसुलिन रेजिस्टेंस के गिफ्ट्स हैं। अल्लाह का शुक्र है डायबिटीज तक नहीं गई। इंसुलिन मेरा जो फर्स्ट जो चेक हुआ था वो कोई 6-7 साल पहले चेक हुआ था, जब पॉलिसिस्टिक ओवरीज के साथ साथ, तो वो मोर देन 500 आया था। मतलब रिपोर्ट उससे ऊपर की थी नहीं, वो 5,000 है कि 5 लाख है पता नहीं, बस मोर देन 500 फास्टिंग। तो अल्लाह का शुक्र है, शुगर लेवल्स हमेशा सही रहते थे, तो कभी सोचा ही नहीं कि शुगर भी वजह होगी। अब वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करो, कुछ करो। अच्छा, मेरे साथ एक और प्रॉब्लम था, ये डाइट में जो ग्रीन्स खिलाए जाते हैं वो मुझे हजम ही ना हो। अब मुझे बहुत, सब्जियों का आधा ठेला मैं खा ही नहीं सकती, वो सारी वो वाली सब्जियां खा सकती थी जो कि डायबिटीज में डाइट अलाउड में होती है। ग्रेन्स, मतलब डाइट में आप वेजिटेबल्स कहना चाह रही हैं? ग्रेन फ्री है ये बेसिकली डाइट ग्रेन्स तो। की बात नहीं कर रही मैं, वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ मैं। वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, मैं फलियां नहीं खा सकती, मैं गोभी नहीं खा सकती, वो ये जो सारी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स होती हैं, ये सेरेले हो गया, और ये पत्ते वाली सब्जियों में पालक, पालक के अलावा बाकी सब कुछ नहीं खा सकती थी। मतलब वो सारी सब्जियां जो डाइट वाले खिलाते हैं वो मैं नहीं खा सकती। खीरा मैं नहीं खा सकती थी, मैं मूली तो खैर बिल्कुल ही हराम थी। खा सकती मीनिंग का मतलब क्या मेरा मतलब है? आपको कुछ मेडिकल इशू होता था या पसंद नहीं थी या इंटॉलरेंस, मैं क्या? खाऊं, और जैसे आप समझे फिंगर के इतना, इतने बड़े साइज की मूली खा लूं, 2 दिन तक वो पेट में प्रॉब्लम करती थी। पेट में दर्द, पेट में गैसेस, मतलब अब गैसेस के साथ इंसान नमाज के 3 रकअत भी नहीं पढ़ सकता, इतना हालत खराब होती थी। सही बात है। तो और कोई चीज में भी इंसान बचा लेगा, नमाज में कहाँ से भागेगा? फिर बार बार वजू करो, बार बार करो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो फिर मैंने वो सब्जियां छोड़ी थी, बिल्कुल ही जिंदगी से छोड़ दी। जब मतलब बचपन में तो अम्मी कैसे भी जबरदस्ती करके खिला देती थी, लेकिन वही बात है, जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है वो चीज आप इन द एंड छोड़ ही देते हैं। तो आप कीटोजेनिक डाइट के ऊपर आप वेजिटेबल सब्जियां वगैरह ले रही हैं? अभी मैं बताती हूँ, कीटोजेनिक डाइट की भी कहानी है। मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था रमजान में, रमजान से 1 महीना पहले स्टार्ट किया था, एरिक बर्ग को सुन सुन के। मुझे तब सॉल्ट्स का नहीं पता था। तो रमजान में खैर से 4 रोजे तो बिल्कुल ऐसे टूटे 11-12 बजे के करीब दिन में, कि बिल्कुल जैसे मर रही हूँ, अभी ड्रिप लगेगी या ओआरएस पीना है, दोनों में से कोई एक काम चॉइस थी। बिल्कुल इस तरह से टूटे थे। तो फिर मैंने छोड़ दी थी। 7 किलो तब लूज हुआ था मेरा, लेकिन फिर जब मैंने छोड़ दी, मैं वापस नॉर्मल फूड पे आ गई, तो फिर मेरा वापस वो 7 किलो गेन हो गया। तो अभी कीटोजेनिक डाइट से पहले 1 हफ्ता पहले मैंने कीफर मुझे मिला था फाइनली। कीफर भी मैं ढूंढ रही थी बहुत दिनों से, मुझे कोई कीफर वाला बंदा नहीं पाकिस्तान में मिलता था, लेकिन फिर इमरान अलवी साहब का कांटेक्ट किसी यूएई की फ्रेंड ने दिया और फिर उनसे मैंने कीफर खरीदा। एनीवे, तो कीफर पीने के 5वें दिन से मैं सब कुछ खा सकती थी, पहले कीफर के साथ, फिर कीफर के बगैर भी, लिटरली सब कुछ खा सकती थी। उन दिनों मूलियों का सीजन था, एंड ऑफ दिसंबर था, और मैं घर फ्रिज में रखी हुई मूलियां सबसे ज्यादा मैं ही खत्म करती थी। वो बंदी जो मूली खाए नहीं बिल्कुल, वो बंदी मूली खत्म करती थी। तो खैर, तो फिर कीटोजेनिक डाइट के स्टार्ट में फिर मैंने जनवरी, ये आपने यानी सिर्फ कीफर ही एज प्रोबायोटिक लिया, या ये है कि साथ कोई और प्रोबायोटिक्स भी, विनेगर वगैरह या लैक्टो फर्मेंटेड पिकल वगैरह? सिर्फ कीफर लिया। अच्छा, स्टार्ट में सिर्फ कीफर लिया, फिर विनेगर स्टार्ट किया, थोड़ा लैक्टो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स मैंने खुद बनाए। तो अभी ये फिलहाल ये 3, फिर वाटर कीफर भी अब है, तो ये 4 चीजें अब यूज करती हूँ। चीज तो खैर वो आपने अपनी गट के बैक्टीरिया को पॉपुलेट किया, तो आपको वेजिटेबल्स सूट हो गई और उसकी न्यूट्रिशन भी आपने एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी। हाँ, फिर जनवरी से मैंने प्रॉपर कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट की है, और मुझे कीटो फ्लू नहीं हुआ है। मतलब आधे दिन का हुआ था, वो सॉल्ट्स के लिए इमरान अलवी साहब तकरीबन डेली बेसिस पे मुझे गाइड किया करते थे। तो फिर वो बता देते थे एक्सपेक्ट दिस इन नेक्स्ट 2-3 डेज, या ये हो रहा है तो उसके बदले में ये कर लो। तो
उन्होंने मुझे फिर आइडोकोन के बारे में भी बताया, तो वो बिलीव के बारे में, इनोसिटॉल के बारे में भी बताया। तो ये सब चीजें भी मैंने स्टार्ट से ही ले ली थी। सॉल्ट सोले भी मैं स्टार्ट से ही, वो तो जितना बोलते थे मैं उसका आधा भी नहीं पी पाती थी। खैर कुछ ना कुछ चल ही गया। तो इनिशियल फर्स्ट 3 मंथ्स तो मैंने लिटरली 1 kg पर वीक लॉस किया, जबकि मैं नाइट ड्यूटीज कर रही थी और सुबह में यूनिवर्सिटी जाती थी, यानी स्लीप डिप्राइव थी, थकी हुई थी, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद 1 kg पर वीक मैंने लूज किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा लूज कीटो पे आई हूँ। तो अभी कार्ब फेज, अभी रमजान के बाद दोबारा से मैं थोड़ा सा मर्दाना कीटो कर लूंगी। ठीक ठीक ठीक, इंशाल्लाह ताला। तो अभी यानी आप रमज़ान में स्ट्रिक्ट कीटो के ऊपर नहीं हैं? नहीं, मैं रमजान में स्ट्रिक्ट कीटो के ऊपर नहीं हूँ। वजह ये कि मैंने कार्ब किया हुआ है, तो उसमें वेजिटेबल्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं खा नहीं सकती थी, फिर मैंने कभी कीटो स्टार्ट आपने कर साथ यानी अपना कीटोन लेवल्स चेक किए हैं कार्ब अप के अंदर भी? दिया। कार्ब के अंदर तो मेरा कीटोन लेवल वही पुराने वाला था, जो इनिशियल आ रहा था 0.3 0.4 इस तरह से आ रहा था। नहीं नहीं, मैं जब कार्ब अप करती हूँ तो मेरा कीटोन लेवल पुराने वाला तो नहीं आता, लेकिन 1 से अबव ही आता है। 1.5 1.6 आ गया। 1 से अबव तो मेरा ओमार्ट के बगैर आया ही नहीं है। अच्छा। 1 मील अ डे, मतलब मैंने जब कीटो पे वेट लूज भी करना शुरू किया था, जब तक मैंने 1 मील अ डे स्टार्ट नहीं किया था, मेरा कीटोन लेवल वही 0.4 0.5 0.3 इसी तरह से आता था। यानी जनवरी का महीना मेरा इसी तरह से आया है। फिर जब मैंने फरवरी में 1 मील अ डे स्टार्ट किया है, तो फिर मेरा 2+ आना शुरू हुआ। 2 से 2.6, मैक्सिमम 2.7। ब्लड की रीडिंग में 2.7 से ऊपर तो मेरा आया ही नहीं है। तो क्या मेरा आपने मैक्सिमम जो कीटो बेसिकली अगर हाँ, कीटो डाइट के ऊपर आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स देखी? अभी आपने अपने सारे मसले बताए थे, तो कीटोजेनिक डाइट के बाद उनमें क्या चेंजेस? एक तो आपने बताया सब्जियां जो पहले आप नहीं खा सकती थी, पेट अपसेट हो जाता था, वो बेहतर हो गया। हाँ, वो चीज बिल्कुल, वो तो कीफर की बात से खत्म हुई है। कीटोजेनिक डाइट में मुझे ग्रेन्स का प्रॉब्लम नहीं था। मैं सारी वो दालें जो दूसरे हजम नहीं कर सकते वो भी हजम कर लेती थी। लेकिन कीटोजेनिक डाइट से पहले मैं गंदुम तकरीबन छोड़ चुकी थी। मैं बार्ले पर ऑलरेडी आ चुकी थी। जौ की रोटी दिन में 1 खाया करती थी मैं। यानी जब मेरा पिछले रमजान का कीटो खराब हुआ था, उसके बाद से मैं कुछ ना कुछ हेल्दी ईटिंग ही कर रही थी। तो गंदुम में काफी मैदा वैदा ये सब चीज मैं वैसे भी नहीं खाती थी, तो बिस्किट्स वगैरह नहीं खाती थी। हाँ, नहीं खाती थी मैं। तो लेकिन वही था कि वेजिटेबल्स वगैरह चाह के भी नहीं खा सकती थी। तो मीट जो है वो वैसे ही ट्रेडिशनली हम लोग कम खा रहे होते हैं। कल्चरली हम लोग मीट जो है वो या तो फिर वीआईपी आइटम्स मीट के खाएंगे, या तो ओवरऑल डेली में तो कम खा रहे होते। तो प्रोटीन मेरा कम था, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मेरी नहीं थी, और इतना मुझे मतलब इतना पता भी नहीं था चीजों का। फिर अब ये कि मेरा माइग्रेन तो हिजामा से गया है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कीटो से गई है, और डाइट की जो प्रॉब्लम्स थी ये मेरी कीफर से गई हैं। और उसके अलावा मेरा कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस के ऊपर तो फिर मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वो तकरीबन उसका इशू अब खत्म हो गया। कीटो के बाद से तो एनर्जी लेवल्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मतलब आप मेरी रूटीन देखेंगे, मैं दिन में किसी एक दिन जो है वो 4 घंटे सोती हूँ, किसी दूसरा दिन जो है वो 10 घंटे सोती हूँ। दोनों मिला करके मेरा एवरेज 6 घंटे सोने का बन जाता है। आजकल मेरा लग्जरी टाइम है तो 8 घंटे रोजाना सो रही हूँ, वरना मेरा जनवरी से तो मेरी यही रूटीन थी। प्लस एग्जाम्स और मास्टर्स भी काफी इंटेंसिव चल रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है। तो कीटो ने मेरे एनर्जी लेवल्स तो बहुत अच्छे कर दिए हैं। मेरे मतलब आप कहें कंसंट्रेशन बिल्कुल खराब नहीं होती है, और मैं कूल काम रहती हूँ। मेरे इमोशंस जो हैं वो बहुत कंट्रोल में रहते हैं। आई डोंट गेट इनटू डिप्रेशंस एनीमोर। हाँ, मुझे बीच में डिप्रेशन भी हो गया था। इतने सारे पैकेजेस के साथ डिप्रेशन होना जरूरी है। वो मुझे हो गया था। 10 साल से डिप्रेशन भी था मुझे। एक ऑर्गेनिक डिप्रेशन तो 12 एक टर्म है, इसमें तो शक नहीं है। लेकिन वही बात है कि उसके बाद कोप अप बंदा किस तरह करता है? क्या लोगों से लड़के किसी को कत्ल करके? हाँ जी। नहीं, लड़के कत्ल करके तो नहीं, डिप्रेशन वाले तो रोते जाते हैं। तो मैंने SSRIs ली हैं। अभी आप क्या मेडिसिन ले रही हैं? अभी तो मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। अभी मैं सारी मेडिसिन मेरी छूट चुकी है। अभी मैं बस वो सिलीनियम ले लेती हूँ सप्लीमेंट के तौर पे, आइडोकोन ले लेती हूँ, वो भी कभी कभार। रोजाना आइडोकोन भी नहीं लेती। आइडोकोन बेसिकली आयोडीन सप्लीमेंट है, और सेलेनियम सप्लीमेंट ले रहे हैं आप? और इसके अलावा हाँ, सप्लीमेंट्स में क्योंकि मेरा मैग्नीशियम लेवल्स 1.4 आया था, तो जब ब्लड में 1% मैग्नीशियम है और वो 1% भी कम आता तो पूरी बॉडी में तो कम होगा, तो इसलिए मैग्नीशियम ले रही हूँ 500 mg, और सिलीनियम तो 200 माइक्रोग्राम्स है, और कॉड लिवर ऑयल ले रही हूँ। ये भी तकरीबन रोजाना 1 कैप्सूल होती है। अभी बी कॉम्प्लेक्स में उस दिन ले रही हैं कॉड लिवर ऑयल? 1 कैप्सूल ही तो लेती हूँ। अच्छा, ठीक। हाँ,
मैं चमचे से नहीं, कैप्सूल से ले रही हूँ। हाँ और चलें। बी कॉम्प्लेक्स में ज्यादातर ले लेती हूँ, स्पेशली जिन दिनों में मैं थोड़ा सैलेड्स वगैरह कम खा रही हूँ तो बी कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ। सॉल्ट का मुझे पता है अब सॉल्ट डेफिशिएंसी किस तरह की होती है, हाउ डज इट लुक लाइक, तो फिर मैं उस हिसाब से सॉल्ट्स ले लेती हूँ, ऑफ एंड ऑन बेस में, नॉट डेली बेसिस। सॉल्ट्स सॉल्ट्स कौन कौन से आप ले रही हैं? ये वही राइट राइट सॉल्ट और बेसिकली पोटेशियम शान सॉल्ट है। का हिमालयन। हाँ, हाँ जी। हिमालयन पिंक सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट मिक्स किया हुआ। जब मेरा पोटेशियम लेवल्स डाउन हो रहा होता है तो फिर मैं सिर्फ राइट सॉल्ट पानी में मिला के भी लेती हूँ, उसमें नमक डाल देती हूँ। ठीक। नहीं, उसमें लेमू डाल देती हूँ, नमक तो वो खुद है। ठीक है। और बाकी मील्स में तो मुझे सिर्फ 2-3 चीजें ही ऐड करने की जरूरत पड़ी थी, मुझे ज्यादा डिफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे जो घर का डेली फूड पक रहा होता है, जो सालन पक रहा होता है, अनलेस कि वो बिल्कुल ही नॉन कीटो है, अदरवाइज मैं तो सालन ही खाती थी और उसके साथ प्रोटीन अप के लिए कबाब डाल दिया साथ, या चीज डाल ली, फैट अप के लिए जो है वो मक्खन खा लिया साथ, या फिर कबाब तैलों में फ्राई कर लिया, या अगर खुद अपने लिए कुछ बना रही हूँ जैसे प्रोटीन अप के लिए अपने लिए कीमा बना लिया तो उसमें ये के टेलो में बना लिया, जिस मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है ना वो टेलो से हुआ है। मेरे पीसीओएस के हार्मोन्स के जो इश्यूज थे वो टेलो से ठीक हो गए। माशाल्लाह। और टेलो जिस दिन मैं बनाती हूँ उस दिन घर वाले जो है वो अपने कमरों में ही बैठे रहते हैं। स्मेल के ठीक है। लेकिन पर टेलो कीटो डाइट के ऊपर मेरे ख्याल से जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑयल है ना वो बेसिकली टेलो है। हाँ, और मेरा टेलो मतलब मैंने लोग कुछ बहुत बजट अवॉइड की वजह से भी करते उठाया है, हैं। क्योंकि हाँ सबसे अच्छा है, और मैंने तो बजट की वजह से भी, मक्खन महंगा, घी महंगा, कोकोनट ऑयल महंगा, ऑलिव ऑयल महंगा, तो एक टेलो ही सस्ता है। हाँ जी, टेलो मेरे ख्याल से 100 रुपए की किलो चर्बी मिल जाती है, और उसके हाँ, अंदर चर्बी मिलती है। बिल्कुल जो सीएलए होता है वो भी होता है। कॉन्जुगेटेड लिनोलेक एसिड तो बतौर सप्लीमेंट्स लोग वेट लॉस के लिए लेते हैं, लेकिन टेलो नहीं खाते, जो टेलो कि सोर्स ऑफ सीएलए है, वो नहीं खाते हैं। तो लेकिन बहरहाल और इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी बताऊं कि जो टेलो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो नियरेस्ट टू आपका जो स्किन है ना, मतलब स्किन के ऊपर अगर आपने लगाने के लिए बेहतरीन चीज़ लगानी है ना वो टेलो है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वही फैट की रेशो वगैरह वही है जो स्किन के अंदर सेल्स के फैट की रेशो वगैरह है। तो लेकिन ये कि हम स्किन भी लोग वैसे काफी बेहतर हुई थी टेलो से। हाँ जी। स्किन एक और चीज से भी बेहतर हुई थी, एक्सटेंडेड फास्ट मैंने एक दफा किया था, वैसे 1 मील डे के बाद से मेरी स्किन इंप्रूव होनी शुरू हुई है। एक्सटेंडेड फास्ट जब किया था उसके बाद तो स्किन चमकने लगी थी, एक्सटेंडेड लेकिन फिर फास्ट मेरा कितने अप्रैल का महीना बड़ा घंटे का? गड़बड़ हुआ था। एक्सटेंडेड फास्ट यानी 52 आवर्स का। ठीक है, वाटर 2 फास्ट दिन तकरीबन एक ही आपने। किया था। अच्छा। हाँ, तकरीबन 2 दिन से कुछ ऊपर। ठीक है। हाँ जी। तो एक ही दफा किया था, बट इट वाज गुड। ठीक। और वो एनर्जी लेवल्स जो 40 प्लस आवर्स पे स्टार्ट हुए थे, वो मतलब मीनिंग आई डिड नॉट वांट टू एंड दैट फास्ट, लेकिन मैंने प्लान किया हुआ था कि नहीं मैं 48 आवर्स से ज्यादा का नहीं करूंगी, तो फिर ये कि आई ओपन दैट फास्ट, लेकिन करूंगी दोबारा से इंशाल्लाह मेरे ख्याल से साल में एक दफ़ा कम से कम 3 डेज जो है ना वाटर फास्ट कर लेना चाहिए। वैसे मैंने 7 डेज का किया था वाटर फास्ट, और इनफैक्ट जैसे आप कह रही हैं कि एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव हो जाते हैं ना खाना ना खाने से, ये बड़ी वो बात है, अजीब बात है, लेकिन और लोग मानते नहीं है, लेकिन ये कि वाकई ये खास तौर पे, क्योंकि स्टार्ट में आपको होती है वीकनेस, लेकिन ये है कि आफ्टर एक फेज जो है ना आपको वाकई एनर्जी ज्यादा आ जाती है। अच्छा, मुझे तो वीकनेस का डिफरेंस पता ही नहीं चलता था, वो इसलिए कि मैंने इस एक्सटेंडेड फास्ट के दौरान नाइट ड्यूटी भी की, 2 दिन यूनिवर्सिटी भी गई हूँ, और तो मुझे तो जब भी कुछ फटीग होता था तो मैं ये समझती थी अच्छा स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, तो मुझे फर्क ही नहीं पता चलता था कि ये स्लीप डिप्रिवेशन का मसला है कि ये इस काम का मसला है जो मैं कर रही हूँ। तो मेरा तो स्लीप डिप्रिवेशन इतना डिनोमिनेटर प्रॉब्लम है। तो आपने जनवरी से अभी माशाल्लाह मई चल रहा है, रमजान चल रहा है, तो आपने कितना वेट जो है वो लूज किया है, और जो है इसके अलावा आपके जो सिम्टम्स वगैरह जैसे आपने बताया स्किन बेहतर हो गई, माइग्रेन बेहतर हो गया, स्लीप माइग्रेन तो मेरा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। स्लीप तो मेरी बेहतर थी पहले से, मतलब आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम टू स्लीप, लेकिन स्लीप अल्लाह का शुक्र है मेरी बेहतर थी। हाँ, अलबत्ता कीटो में आने के बाद से मेरी स्लीप कभी कभार गड़बड़ हुई है, जिन दिनों मेरा पोटेशियम डाउन होता है, तो अगर मसल क्रैम्प्स वगैरह, एनर्जी लेवल्स वगैरह से नहीं पता चल रही होती और सोने का टाइम होता है, तो फिर मेरी स्लीप नहीं, मतलब आई कैन नॉट स्लीप। मैं हाइपर एक्साइटेबल फेज में होती हूँ, और जब मैं पोटेशियम ले लेती हूँ तो उसके बाद, अब बीइंग अ डॉक्टर मुझे तो हॉस्पिटल में पोटेशियम मिल जाता है, जो वो चीज जो
अदरवाइज तो लोगों के लिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, लेकिन मेरे पास तो अवेलेबल होता है। हाँ, तो लेकिन ये लो सॉल्ट, पोटेशियम नो सॉल्ट और 560 राइट पी लिया। सॉल्ट तो मिल ही जाते हाँ, हैं ना, सॉल्ट्स तो मिल ही जाते हैं राइट पोटेशियम सॉल्ट के। तो मेरे बैग में रखा रहता है हाँ अब। जी, तो तो वो ऐसे दिनों प्रॉब्लम में फिर नहीं मैं पोटेशियम पी करके फिर मैं सोती है। ऐसा जेनेक्स की पिल। हाँ जी, नहीं है पोटेशियम भी और मैग्नीशियम भी स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, ये हैं, सॉल्ट्स हैं। और मैग्नीशियम तो नॉर्मली खैर अब जब से मैंने इतना चेक किया है मैं ले ही रही हूँ। HbA1c मेरा चेक, मैंने वो भी चेक किया था, तो वो अब मेरा माशाल्लाह 4.5 आ गया है। माशा हालांकि मेरा शुगर जब देखो 90, जब देखो 90, मतलब तब गई हूँ 90 शुगर से। कीटो के बाद से मेरे शुगर लेवल्स आए आते हैं, हम्म मीनिंग कीटो से पहले मेरे 70-80 में आते यानी थे, अब मेरे 90s में आते अच्छा, ठीक। हैं। और आपके वो कीटो कीटो का से कसूर नहीं है, स्लीप डिप्राइवेशन कीटो है। से पहले आपका शुगर लेवल जो था वो 70-80 आता था? मतलब 70-80 फास्टिंग की बात कर रही हूँ ना, अच्छा अच्छा, तो 70s 80s में आता था। ठीक है। और कीटो के बाद से मजाल जो मेरा 70-80 में आया, वो एक दफा आया था हाँ बस 71। हम्म और वो इत्तेफाक से मैं अपनी वर्क प्लेस पे थी, तो वो बड़ा सीन क्रिएट हो गया था कि डॉक्टर नुदरत इज गोइंग इन हाइपो बस ऐसे ही तो होता है। लेकिन अदरवाइज कीटो के हाँ बाद जी। से मेरा 90 प्लस ही रहता है, हाँ, लेकिन 90 इसके से 100 के इसके दरमियान। अंदर भी ये फिजियोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि बेसिकली जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है ना, तो आपकी बॉडी जो है वो उतने लेवल के इंसुलिन देती नहीं है जितना वो नॉर्मल पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हाई लेवल ऑफ इंसुलिन पुश कर रही होती है। जब आपकी इंसुलिन हाँ रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है तो बॉडी इंसुलिन कम रिलीज करना शुरू कर देती है, ड्यू टू हाँ, ऑब्वियसली लैक इंसुलिन ऑफ लेवल मेरा इंसुलिन आया था, रेजिस्टेंस। इंसुलिन लेवल मेरा 6 आया था। हम्म अम, अभी 1-2 महीना पहले की बात है, इंसुलिन 6 आया था, HbA1c 4.5 आया था। हम्म और मजे की बात ये कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी जो है वो मेरी लोअर नॉर्मल पे आई थी सारी की सारी। हम्म खैर HDL पे तो मुझे गुस्सा भी आया था, क्या मुसीबत है, ये कम हो गया, फिर 35 हो गया था। लेकिन बाकी सारे जो हैं वो पहले नॉर्मल में आते थे, अब लोअर नॉर्मल पे आए थे। हम्म। मतलब मैंने कहा कि देखो चर्बी यानी खाने की से आपकी फैट प्रोफाइल फैट्स ठीक होती है। खाने के बाद आपके वो हो जाते हैं, चर्बी कम हो खाने के जाते बाद, हैं, नहीं मतलब सही फैट बात तो है। चलो ऑलिव ऑयल भी है, हाँ हाँ, नहीं वो उसको आप घी, चर्बी, बटर। ये एक टाइम आता है जब आप उसको ना फैट गिनते ही नहीं हो। अब कनोला को, मार्जरीन को, इसको मैंने फैट गिनना छोड़ दिया। फैट इज देसी तो घी, मैं फैट इज पॉइजन गिनती बटर। हूँ। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ये वर्ड है उसके लिए, पॉइजन जो है ना। हाँ फैट फैट इज देसी घी, फैट इज टेलो, फैट इज मक्खन, हाँ, फैट इज मतलब ये फैट्स हैं, मतलब ये बाकी के जो हम फैट इज खाते रहे चीज, हैं। फैट इज एवोकाडो, हाँ मतलब जी, ये फैट्स हैं। ये फैट्स हैं ये कि, और ये हेल्दी फैट्स हैं, और इनको खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं स्पाइक करेगा, आपको ट्राइग्लिसराइड्स का आपको कोई वो मसले नहीं होंगे जो कि क्या मैं कहूँ, लोगों को जिस डर लगता है कि हम फैट खाएंगे तो फैट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो नहीं, अब फैट खाने से हार्मोन सही हुए मेरे मेरे बहुत सारे हार्मोन्स का इश्यू था। ज्यादा पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी मेरा 6-7 साल से इश्यू था। जी तो वैसे में मीनिंग मुझे लगता था जैसे, अब होता है ना कि इंसान को लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं। तो वो बूढ़े हो गए जो जो लोग कहते हैं ना, उनको एक्चुअल में वो लग रहा होता लग है। रहा मैं होता है। क्योंकि आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ टेबल, हम्म तो बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर में मैं रह चुकी हूँ, इसलिए मैं बता, मतलब मैं बाकी फीमेल्स को भी यही कहूंगी कि आप लोग बूढ़े नहीं हुए, आपके हार्मोन्स बूढ़ों वाले निकल रहे हैं। निकल रहे हैं, जवानों वाले exactly। हार्मोन्स वापस सही हो जाएंगे, तो हाँ आप वापस अपनी उम्र के हिसाब से हो जाएंगे। सही बात है। तो इसके अलावा मुझे ये बताएं, कीटोजेनिक डाइट के ऊपर कोई साइड इफेक्ट्स आपने देखे हों? बाल गिरना, नाखून टूटना, कॉन्स्टिपेशन लोगों को हो थिंक मैं जाती है। शुरू में मैंने बेसिकली कॉन्स्टिपेशन तो मुझे मसला था ही नहीं ना पहले का, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कीटोजेनिक डाइट से पहले जो जौ की रोटी खा रही थी। कीटोजेनिक डाइट से मुझे अफसोस ये हुआ कि जौ की रोटी छोड़नी पड़ी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन तो मेरा मसला ना पहले था ना बाद में था, बल्कि लैक्टो फर्मेंटेड वेजिटेबल पिकल का जो वो मैं फ्लूइड है, उससे तो कर लूज मोशन हो जाते हैं अगर मैं वो कभी शौक में पी लूं, तो वैसे होता बड़ा मजेदार है। एनीवे, मुझे कीटोजेनिक डाइट पे बस ये सॉल्ट्स की कमी का, मतलब द ओनली प्रॉब्लम विच आई फेस्ड एंड आई कीप ऑन फेसिंग इज सॉल्ट्स डेफिशिएंसी। और वो इस वजह से यही होती है कि जब मेरा वेजिटेबल इंटेक कम होता है, या टाइम की या हाँ भूख नहीं लगती है कीटोजेनिक डाइट पे, तो उसकी वजह से भी मेरा इंटेक कम होता है। तो अब वो जब कम होता है और मैं सप्लीमेंट्स नहीं लेती हूँ, तो फिर थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मेरा 3rd मंथ के एंड पे बाल गिरना शुरू हुआ था, वो इसलिए कि मेरा जिंक सप्लीमेंट इनिशियली मैं ले रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया था, तो वो मेरे थोड़े बाल गिरने शुरू हुए थे। फिर वो वापस जिंक शुरू कर दिया, फिर से सही हो गया। फिर मैं काबा पे आई तो भी मेरे बाल गिरने ठीक हो गए। मैंने बाल तो मेरे प्री कीटो टाइम में भी गिरा करते थे। अच्छा। तो जब भी मेरा फूड क्वालिटी खराब होती थी तो इसलिए कि बाल गिरना किसी एक चीज से नहीं है ना, वो इंटरनल हेल्थ से भी तो है। बिल्कुल।
तो ये मुझे बताएं, अब अगर आपको पार्टी वगैरह में जाना पड़ता है या ट्रीट वगैरह होती है, या मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मास्यूटिकल्स वाले अक्सर डिब्बे दे जाते हैं जिसके अंदर पैटीज और ये स्टाफ और ये कुछ होता है, एक ट्रेंड है बहरहाल डॉक्टर्स को वो करने के लिए, तो हाँ फिर आप क्या हाँ। करती हैं? मतलब ये बहुत प्रॉब्लम अच्छा, लोगों को फेस करना पड़ता है। पहले तो मैं अपने इर्द गिर्द वालों को उन सारी अवेलेबल चीजों के प्रॉब्लम्स बताती हूँ कि जनाब मैंने तो ये नहीं खाना है, खुतबा इसमें ये प्रॉब्लम है, आपने खाना है बेसिकली तो खा ले। खुतबा स्टार्ट होता है। ये खुद वैसे पर start होता कीटो है। डाइट के ऊपर क्या ये चीज? इस वक्त मेरी फैमिली को हर वो लफ्ज याद हो गया जो मैंने अगला कहना है, जो पिछला वो तो सुन चुके हैं ना, वो अगला कहना भी याद हो चुका है, लेकिन मसला यही होता है कि वो उसको अडॉप्ट करना एक पारल काम है। अडॉप्ट करने में एक इंटेलिजेंट चॉइस होती है। हर हम्म। किसी के लिए ये इंटेलिजेंट चॉइस का स्टेप लेना आसान नहीं है। मैंने कीटो मजबूरी पे किया, वो इसलिए कि बाकी सारी चीजें मैं नहीं कर सकी। अच्छी डाइट्स में नहीं, जो अच्छी डाइट्स कंसिडर होती हैं पतले होने वाली, वो उससे मैं पतली नहीं हुई। एंड आई कीप ऑन 107 पे, जब आपको ये डर है कि अब आपने जो है वो आपके और जॉइंट्स बिल्कुल बैठ जाने डॉक्टर नुदरत, मैं ये भी कहूंगी पतला होना इज नॉट द एम, पतला होना और हेल्दी होना इज द एम। अगर आप अब पतले मैं भी ये हैं, देखती थी। अब मेरा हाँ, वेट मतलब एक के अच्छा बाद एक खासा, हाँ प्रॉब्लम हो जी रहा है। बिल्कुल चल रहा है, लेकिन अगर आप साथ हेल्दी नहीं है, पतले हो भी गए हैं, तो फिर मतलब फायदा नहीं पतले होने का। वी नीड हेल्दी वेट लॉस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वेट तो ठीक है लेकिन उनकी हेल्थ नहीं है। हेल्थ नहीं है, तो फिर एग्जैक्टली। मैं यही सोचना शुरू कर दिया, एक तो ओबेसिटी एपिडेमिक, एक वो एपिडेमियोलॉजिस्ट का दिमाग है ना, पहले से मास्टर्स तो अभी कर रही हूँ, लेकिन ये दिमाग पहले से है कि चीजों पे नजर रखना कि ये चीज बढ़ रही है, वो चीज बढ़ रही है, वो चीज बढ़ रही है। तो ओबेसिटी एपिडेमिक हो गया है दुनिया भर में। बिल्कुल इस एपिडेमिक के पीछे कोई रीजन तो होगा ना। बिल्कुल और सही बात कॉर्टिसोल है। रेजिस्टेंस तो खैर लोग जानते ही नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को लोग बहुत कम जानते हैं। एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस जो मेरा गर्दन का मैल था 50 साल से फील होता है, मुझे ऐसा लगता है लाइक इट्स बीन सिंस ऑलवेज, अब खत्म हुआ है, मीनिंग इनफैक्ट वरना एक्यांथोसिस नाइग्रिगेंस का जितना फायदा ये ब्लीचिंग कंपनीज ने और क्रीम्स ने, फेयर एंड लवली ने उठाया है ना, मेरे ख्याल से, नथिंग वर्क्स, और नथिंग कोई, वर्क्स। और क्यों, जाहिर सी बात है हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर फेयर एंड लवली या एग्जैक्टली। आपकी क्या मैं कहूँ निखर जाए, वो क्या गोरी गोरी मेरा हो तो गई वो 2 मिनट फाउंडेशन में। ने हाँ जी, वो हाँ, उसमें मेरा ने तो क्या कर फाउंडेशन लेना ने फायदा है। करता हाँ है। वाह, तो फाउंडेशन तो बेसिकली एक पेंट हो गया ना, आपने वो हाँ, किसी ओलिविया क्या ली जाना 2 है, आप मिनट में गोरी फाउंडेशन लगा गोरी लो। हो गई, और ये ब्लीचेस और ये Exactly. सारा कुछ, किसी से कुछ नहीं होने वाला अनटिल आपके हार्मोन्स करेक्ट नहीं होते हैं ऑब्वियसली, के मतलब ये बहुत हाँ, ज्यादा इसको मार्केट, और फिर ये जो केमिकल्स इसके अंदर लेड बेस्ड यूज होते हैं क्रीम्स के अंदर और ये सब एग्जैक्टली। चीज, ये इतने वो ये जो मतलब जो हार्मोनल इशू है वो तो हेल्थ के लिए हैजर्ड है ही, जो क्रीमें फिर ये खवातीन सारे लड़कियां केमिकल बच्चियां यूज करती हैं और फिर लोडेड अमाउंट्स के अंदर यूज करती हैं, और उसके अलहदा मजे की बात नुकसानात ये हैं। बताऊं कि हाँ जी। मेरे स्टार्ट में, अब लोग हल्के के लिए भी बड़ा परेशान होते हैं ना, हम्म। मेरा अभी इतनी गंदी मेरी स्लीप रूटीन चल रही है कि मेरे हल्के तो बिल्कुल परमानेंट होने चाहिए। अभी मैं कल दिन भर में मैं सिर्फ 3 घंटा सोई हूँ, और आज अभी ये 12 घंटे सो के उठी हूँ, तो ये मेरे अब थोड़ा बहुत गंदा गंदा सा दिख रहा है, वरना तो मेरा बिल्कुल ही क्लियर होता है। मैं इसको लेकिन डार्क शुरू में सर्कल्स मेरा नहीं कह इतना सकती। हाँ गंदा जी। हल्का होता था, हाँ जी। मेरा शुरू में इतना गंदा हल्का होता था कि मैं समझ में नहीं आता था ये ग्रे किस्म का हल्का क्यों हो, क्योंकि एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस जब होता है तो वो यहाँ पर भी उसका डिपॉजिट होता है। बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो ये अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ चीजों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि वो क्रीम बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो डार्क सर्कल्स की क्रीम तो उसकी क्रीम तो उसकी क्रीम बहुत बेचती रहती हैं। बिल्कुल, और ये वो लोग कहते हैं ना कीटोजेनिक डाइट बहुत महंगी है, मेरे ख्याल से अगर आपका ये कॉस्मेटिक बहुत लोड सस्ती। खत्म हो जाए ना, तो आपके बाकी पीछे खर्चे बहुत कम रह जाते हैं। आपका ये डिजीज लोड खत्म हो बिल्कुल जाएगा, आपका और आपका कुछ तो मेडिसिन, मेडिकल टेस्ट खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली मेडिकल टेस्ट का खर्चा खत्म हो जाए, मेडिसिन का खर्चा खत्म हो गया, आपका कॉस्मेटिक्स का खर्चा खत्म हो गया, इनफैक्ट खाना हाँ, भूख कम लगती है आपका तो खाने का खर्चा भी खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो लेकिन कहने, और वही बात है हाँ, जब एक्सटेंडेड फास्ट, अब मैंने 7 दिन अगर पानी और नमक पे गुजारा करके मैं जिंदा रह गई हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा मतलब कहने का ये है कि 7 दिन तो आपने इतने, कुछ नहीं खाया ना। हाँ यही तो मैं बता रही हूँ कि मतलब इतना ज्यादा कमाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना और ज्यादा प्लस स्टेपल डाइट अगर आपकी स्टेपल डाइट अगर अंडा बन गया है तो अंडा को इतना महंगा थोड़ी है। एग्जैक्टली और फिर अंडे तो यानी घर में भी रेज, मेरे पास मुर्गियां हैं, मैं तो घर के अंडे यूज करती हूँ, हाँ, तो ये तो मतलब मुर्गी का तो आपकी एक ही उसकी घर का नहीं, अंडा और भी अच्छा है। सबसे अच्छा है। मुझे तो अपनी मुर्गी हाँ, से बहुत प्यार है।
तो मैंने मुर्गियां पाली थी लेकिन आजकल नहीं है मेरे पास। नहीं तो लेकिन ये कि पायल मैं मतलब रैप अप अगर करें तो आप इसको क्या मतलब लोगों को क्या पैगाम देना मैं चाहेंगी? लोगों को यही कहूंगी कि भाई जिसको अपनी जिंदगी आसान करनी है ना, हम्म। वो हेल्दी ईटिंग से स्टार्ट करे और कीटोजेनिक डाइट 3-4 महीना कर ले, उसके बाद वापस हेल्दी ईटिंग पर आ जाए। हम्म। जिन लोगों को कोई डिजीज से आजादी चाहिए वो लोग फिर 1-1.5 साल कीटोजेनिक डाइट करें। उसके बाद मेरा तो एम ये है कि रसूल वसल्लम के सहाबा के लाइफ स्टाइल वाली ईटिंग जो है उस लेवल, उस एनर्जी लेवल पे जाऊं। मतलब इंशाल्लाह। मैं जो एक फोकस जो एक होता है ना कि इंसान का एक स्टेप होता है आगे वाला, हाँ कि जी। आपने उस लेवल पे पहुंचना, भाई 3 पत्थर पेट पे बांध के भी जब आप खंदक खोदने की एनर्जी आ जाएगी, एग्जैक्टली। तो ये मेरा एम है। बिल्कुल। और वो तो मैं ये कहूंगी कि अगर लोगों का ये वो मैं एनर्जी लेवल बहुत चाहिए जगहों तो के ऊपर डिबेट करती हूँ कि आखिर वो लोग 3-3 दिन भूखे रह के खंदके कैसे खोद लेते थे, कैसे। और फिर रसूल पाक ने 55 साल की उम्र में गुज़वे लड़े हैं, और उनके सहाबा ने भी, और उनके बाद वाले तुबा ताबीन वगैरह ने भी की थी। मैं मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है क्योंकि उस वक्त ब्लड कीटोन मीटर इजाद नहीं हुआ था, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि दे लेकिन वर उस ऑल टाइम पे इन ओबेसिटी भी कीटोसिस। नहीं एग्जैक्टली, ओबेसिटी भी नहीं थी, और दूसरे नंबर के ऊपर वो थी। लोग और रोजाना दिन के 3 खाने रसूल पाक ने किसी दिन नहीं खाए हैं। ठीक है, और मतलब 3 खाने तो नहीं खाते थे, उसके अलावा बिल्कुल वो वन डे मील उनकी भी उनके डाइट में हाँ जी, वो हाँ, बहुत कम, वो खाना बहुत कम खाते, अमाउंट पोर्शन कम साइजेस बहुत खाते थे। कंट्रोल होते थे। तो लेकिन आजकल जो ये 3 मील्स है डे वाला जो कल्चर है ना, इस चीज से जो बॉडी का नुकसान हो रहा है, जो हम्म। शुगर बेस्ड फ्यूल सिस्टम हमारा बन रहा है, इसको तोड़ने के लिए तो कीटो और डाइट करनी पड़ेगी। वही शुगर तो उस वक्त थी नहीं, सफेद चीनी तो उस वक्त थी नहीं, और फिर इस मकदार में कि कोक में भी आपकी जा रही है, आपकी पूड़ियाँ आपका चीनी है, आपका नान चीनी है, आपका मैदा, केक, बिस्किट, नूडल्स, मतलब आप हाँ सोचें, और वो असल में मैदा होता है जो कि असल में चीनी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। और एक और बात ये भी मैंने देखी कि जो नॉन शुगर बेस्ड स्वीट चीजें होती हैं, जैसे खजूर है, हाँ जी। खजूर की जितनी चीनी होती है एक खजूर में, आप 7 खजूर से ज्यादा खा के दिखाएं एक दफा, बिल्कुल। मैं मान जाऊं। बिल्कुल। लेकिन ऐसी चीनी बात जो ही आप है। भर के पी लें, चीनी आप भर के पी लें, खीर आप भर के खा लें, और चीनी को कम करने का तरीका, उसमें आप नमक डाल दें, चीनी बंदा खा रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो उसका सिस्टम है जो चीनी को कम करने का बहुत अच्छा तरीका, जैसे आपने बात फर्मेंटेशन है, आपकी चीजों को फर्मेंट हाँ। कर लें, उसका शुगर लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं मतलब टेस्ट बड के हिसाब से कह रही थी, हाँ मैं ये जी। थोड़ी कह रही चीनी का फायदा। हाँ मैं जी। ये कह रही कि अगर किसी को इस बात का एहसास नहीं दिलाना है कि वो चीनी खा रहा है, हाँ जी। तो उसको उस चीनी में थोड़ा सा नमक डाल के दे दें, उसको पता भी नहीं होगा कि उसने चीनी का पहाड़ खा लिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये कोक में यही है कि आप 11-11, उन्नीस यही उन्नीस होता है। चम्मच पीते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, और पता भी नहीं चलता। आप छोटे बच्चे क्या उतने है, बड़े चम्मच, बूढ़े क्या है, सब ले रहे हैं। हाँ। ऐसी ही और बात ये है। चीजें बड़ी एडिक्टिव होती हैं। मैं बीच में केएफसी की एडिक्शन में काफी हो गई थी। ये हम्म। चीजें इतनी एडिक्टिव होती हैं कि आप उसके खाए बगैर, उसको पिए बगैर नहीं रह सकते हैं। उसकी वजह और है इसके उसके अंदर अंदर बाकायदा एमएसजी। केमिकल्स चलते हैं। बिल्कुल, ऐसे केमिकल्स हाँ। होते हैं जो एडिक्टिव हैं और आपको मजबूर करते अच्छा, हैं कि आप बार एमएसजी बार का ना खाएं। मुझे पहले एमएसजी का मुझे पहले पता नहीं था कि एमएसजी कितना एडिक्टिव है। जब कीटो में मैं एंटर हुई, जब हेल्थ कीटो में बिल्कुल ही बाहर की सारी चीजें ही बंद हो जाती हैं क्योंकि आप खा ही नहीं सकते हैं कुछ। हम्म। तो एक दफा ये ग्रुप वालों के साथ गए थे हम लोग, अल हबीब रेस्टोरेंट हाईवे पर है, हम्म। तो मेडिकल टीम के साथ ही अपने गए थे। तो वहां पर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आई चूज द हेल्दी थिंग। मैंने कहा कि मैं देसी उठाऊंगी, तो फिर मैंने टिक्का वगैरह खाया, और मैंने इसके साथ रायता सलाद खा लिया। तो लेकिन मुझे अगले 2 दिनों तक भूख लगती रही। मैंने कहा लो जी, टिक्के तक में एमएसजी डला हुआ था। उसकी इतना कोटिंग, मुझे खाया ना। दे मैरिनेट इट इन एमएसजी। ये मैरिनेशन के हाँ, लिए तो अब ये मैंने यूज होता है, और ये जो उमामी फ्लेवर और वो करके ये बहुत बड़ा। और फिर मेरे ख्याल से एमएसजी तो है एडिक्टिव है, द बिगेस्ट एडिक्शन इज शुगर एडिक्शन। इवन कोकेन एडिक्शन से शुगर एडिक्ट, ज्यादा बुरी इस वक्त एग्जैक्टली, एपिडेमिक इज शुगर एडिक्शन। इंसान को इतना डिबिलिटेटिंग स्पेस में ले जाती है शुगर एडिक्शन, क्योंकि आपको सर से आप लिटरली शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, भूख लगने वाली, मतलब भूख में पागल होता है। जो इंसान पागल। रोजों में पागल हो रहे होते हैं, उनका मतलब उनकी बॉडी शुगर में चल रही है। सही बात है। और ये जो मैं कहती हूँ ना, जिन लोगों की अखलाकी हालत बहुत खराब होती है, वो बेसिकली ये शुगर एडिक्टेड होते हैं, जिनको चीनी नहीं मिल रही हाँ, होती है। बिल्कुल जैसे और ये बड़ी फ्यून, सुपरफिशियल ये लाइफ है। फ्यून वाले नशई बंदे को फ्यून नहीं मिलती ना, और उसके हालात वो हो जाते हैं, हाँ, गैर हो जाते हैं, गालियां बकरा होता है, वो बिल्कुल वही हालात होते हैं। आप एक दफा मैदा चीनी छोड़ के तो देखें, बिल्कुल नशई वाले हालात हो हार्ट जाते अटैक, हैं।
वाली फीलिंग आने लगती है। हाँ जी। और आपको मतलब आप दिन में 5 दफा खा लो आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन दिन में 2 दफा खाओ आपको तकलीफ है। मतलब आई हैव बीन देयर एंड आई हैव लिव्ड दैट फेज, आई नो कि कितना तकलीफ दे है ये वाला फेज। इनफैक्ट मेरे ख्याल से मतलब मैं 5 दफा छुप के खाया करती थी लोगों से। ऑल ऑफ अस हैव लिव्ड दैट फेज। और कुछ अल्लाह माफ करे, कुछ बीमार हुए, बीमार क्या इस वक्त तो मैं कहती हूँ तकरीबन सारे लोग भी बीमार हैं, क्योंकि एक्टिविटी लेवल वो नहीं है, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है और उसके साथ इतना खाना है। तो ये वी हैव ऑल बीन देयर। ये सब चीजों में अच्छा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपकी फैमिली की तरफ से आती है। ये एक चीज मैं सबको बताऊंगी कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फैमिली की तरफ से आती है। वो इसलिए कि फैमिली है जो आपके डे टू डे कल्चरल चेंजेस देख रहे होते हैं कि आप कल्चरल को डिफाई कर रहे हैं, वो इसको एक्चुअली कल्चर को डिफाई करना कहते हैं। अब वहां पे ये भी होता है कि आप पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो लोग एक चीज खाने को बोल रहे हैं आप नहीं खा रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं अच्छा थोड़ा सा खा लो, मैं लाइक बिल्कुल नहीं खाना, तो वो डिसरिस्पेक्ट में भी आ जाता है। और फिर पाकिस्तान का तो कल्चर है ना, अगर आप मेहमान गए हैं और फिर आप केक नहीं, चाय नहीं पीते, वो केक नहीं खाते, बिस्किट नहीं खाते, तो इट इज डिसरिस्पेक्टफुल बेसिकली। तो फिर आपको बताना पड़ता है अच्छा मेरे लिए ये ला दो, और कुछ इधर लेबू पानी ले आओ भाई। पानी बिल्कुल। If you must हाँ जी। और मैं फिर वही कहूंगी कि ये हमारे रसूल की सुन्नत नहीं है। रसूल पाक ने पानी से भी अपने मेहमानों की तवाज़ो की है, खाली दूध से भी तवाज़ो की है। ये जो क्या मैं कहूँ शशके हैं ना, बेकरी की कोई आइटम होनी चाहिए, साथ आपका केक होना चाहिए, साथ बिस्किट होना चाहिए, और वो ट्रॉली के ऊपर 10 डिशेस कम अज कम होनी चाहिए, अलॉन्ग विद सम कोक एंड सम टी। तो ये बहरहाल ये हमारी सुन्नत, हमारे रसूल की सुन्नत एक तो नहीं है, दूसरे नंबर के ऊपर सादगी नहीं है, तीसरे नंबर के ऊपर हेल्थ नहीं है इसके। इनफैक्ट जो मेहमानों को ट्रे दी जाती है उसके अंदर मैंने बहुत कम देखे कि एक भी चीज हेल्दी हो। मुझे कल अभी इफ्तारी में गए थे और माशाल्लाह उन्होंने कोई 10 आइटम बना के रखे हुए थे, और उस 10 आइटम में से एक ही चीज जो थोड़ी बहुत कीटो वाली थी। अब चूंकि मैं थोड़ा आजकल कार्ब पे हूँ तो मुझे दालें चने ये सब थोड़ा सा अलाउ हो गए हैं, तो मैंने चने का आइटम खा लिया, मैंने एक उनका दाल टाइप का आइटम था वो खा लिया, और तरबूज खा लिया, बस हो गया मेरा। और बाकी मैं लोगों को सर्व करने में लगी रही कि तो लोगों को अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये फैमिली गैदरिंग में गेस्ट है कि फैमिली गैदरिंग में फैमिली है। ये भी एक अच्छी डिनर पर भी जो है मैं बातें बताती रही, और बस अब उन्होंने जो अब मेन आइटम वही है। बेसिकली यू हैव टू स्टोर फॉर योर हेल्थ। आपको अपनी सेहत की कीमत का अंदाजा है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि मैंने अपने नेकलेस पूरे किए हैं। मैं ऐसी है, यही होता है। मैं तो अब कहीं जाने से पहले खा के जाती हूँ, सीधी सी बात है कि वहां पे मुझे ये मजबूरी है। और ये खा के जाएगा ना, हाँ नहीं जाहिर सी बात है रोजे में नहीं, लेकिन अगर वैसे कहीं जाएं तो मैं नॉर्मली शादी के ऊपर मैं खा के शादी के ऊपर जाती हूँ। अगर बर्थडे पार्टी है मैं खा के बर्थडे पार्टी, और फिर ये है कि मैं उनको कहती हूँ मैं खा के आई हूँ, आप प्लीज कोई और पानी पीना, और अगर सलाद हो तो अल्लाह ताला का एहसान होता है, अल्लाह का शुक्र करके खा लेते हैं बंदा। क्योंकि बहुत कम होता है सलाद जगह। लेकिन ये कि कल्चरली वी आर वेरी अडॉप्टेड टू एवरीथिंग हार्मफुल इस वक्त। हाँ जी। और ये चीज हम ही अपने फैमिली वालों को बोलेंगे करेंगे तो ही होगा, क्योंकि देसी अभी मुझे देखा ना उन लोगों ने कि कितना ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। डिस्टेंट फैमिली थी, काफी दिनों के बाद उनकी तरफ गए थे, तो उन्होंने देखा क्या कर रही हो फरीन, तुम तो कभी कम नजर नहीं आई जिंदगी में, ये तुमने अभी क्या कर लिया। तो आई वाज लाइक कि मैंने ये किया है, और मैंने कहा कि मैं कोई जिम नहीं लगाया। कितना आपका वेट कितना रिड्यूस हुआ है आफ्टर द कीटो डाइट? अब 90 मतलब मैं 107.5 पे थी, तो अब मैं 91.5 पर हूँ, तो ये तकरीबन 16 kg हो गया माशाल्लाह। और वो इंचेस में सेंटीमीटर्स में बेसिकली 12 सेंटीमीटर तक एब्डोमिनल गर्थ कम हुई है मेरी। तो बेसिकली you lost more inches than you lost the weight. इनिशियल 3 मंथ्स में मेरा वेट तेजी से गिरा है, उसके बाद मेरे इंचेस कम हुए ज्यादा। इनिशियली मेरे इंचेस में थोड़ा स्वेलिंग का तो उतरा होगा, लेकिन वैसे एब्डोमेन वाले एरिया में ये सब चीजों में ये भी लास्ट के 2 मंथ्स में ज्यादा हुआ है। ठीक, नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कीप ऑन कीटोइंग, और इंशाल्लाह ताला काब आपके बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करती हैं। इनिशियली थोड़ा बजट पे पड़ा था इनिशियली, वो इसलिए कि इनिशियली आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द चॉइसेस कि मैं किस तरह से बनाऊं। तो कोकोनट ऑयल भी खरीद लिया, तो फिर और भी चीजें कर ली, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, आपको फैट बम बनाने की क्या जरूरत है। व्हेन यू हैव टैलो में
अब मेरा बस एक ही खर्चा होता है, मैं जा करके जो है वो बीफ खरीद के लाती हूँ, और अंडे तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, महंगे नहीं है। बीफ खरीद के लाती हूँ, उसको तैलो में पका लेती हूँ, बस। यू डोंट नीड अ फैट बम आफ्टर दैट। और मैं एक शौक का एक खर्चा होता है, वो ये कि मैं ब्राउनी बनवा लेती हूँ, कीटो ब्राउनी। तो वो मुझे जब चॉकलेट खाना है, जब मुझे ठंडा मीठा खाना है, मैंने स्टीविया नहीं खरीदा, मैंने कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं खरीदा। मैंने कहा बस छोड़ना तो छोड़ना हो कि स्वीट टूथ को का इलाज करना है ना। बेसिकली ना आपकी नियत होनी चाहिए। वंस यू कमिट, आपके पास रास्ते खुलते आते हैं, कोई जरूरी और नहीं कार्ब है। लिमिट के अंदर, कार्ब लिमिट के अंदर फ्रूट खाया जा सकता है, बशर्ते कि फ्रूट विल नॉट बी द फर्स्ट थिंग जो आप खा रहे हैं। आप पूरा तसल्ली से जो कुछ आपने खाना है खा लें, 4-5 घंटे के बाद आप थोड़ा सा फ्रूट कार्ब लिमिट के अंदर खा लें। जब मैंने 15 ग्राम कार्ब रखा है, तब भी मैंने फ्रूट खाए, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खाए। वो अलग बात है कि मैंने कैलकुलेट किया कि कितने पीस पड़े उतने खा लिए। ठीक। हाँ, इसके अंदर ये है, एक इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप किचन स्केल में इन्वेस्ट कर लें तो मेरे ख्याल से ये काफी बेहतर और काफी बचत वाली इन्वेस्टमेंट हो जाती है कि आपको अपनी चीजों का वेट का पता में लिख जाता है, ग्राम्स में लिखा हुआ होता है, कप्स में लिखा होता है। मीनिंग गूगल करो हर चीज को, जैसे मैं ग्रुप पे भी बोलती रहती हूँ, गूगल करो, क्योंकि गूगल से फिर आपको चीजें याद होने लगती हैं। अच्छा इतना है तो इसका इतना ग्राम है, मतलब अब मुझे बहुत सारी चीजों का सोचने की जरूरत नहीं, मैं देख करके अंदाजा कर लेती हूँ, अच्छा इसमें इतना ग्राम होता है, मुझे पता है। लेकिन ये आप 3 महीने 4 महीने कीटो करने के बाद बोल रही है ना, जो इनिशियल जो सबसे पहले बंदा होगा उसके लिए तो ये एक फेज लर्निंग कर्व है। हाँ जी, लर्निंग कर्व तो दिन में 20 दफा गूगल किया है पहले महीने में, तो हाँ जी ऐसी बात, हर चीज उठाई गूगल किया, एक एक चीज में। जैसे हमारी जो डिशेस बनती हैं उनमें एक इंग्रेडिएंट तो होता नहीं है ना, 4-5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हर इंग्रेडिएंट को गूगल किया, उसका अमाउंट कैलकुलेट किया, उसके बाद फिर मैक्रोज लिखे, तो ये काम किया है। ऐसी बात ही है, कमिटमेंट के साथ। और माशाल्लाह रिजल्ट अच्छे हैं, पकड़ी है बिल्कुल। एक तो रिजल्ट्स माशाल्लाह आपको अच्छे मिले हैं, और उसके बाद माशाल्लाह आपका सिर्फ वेट लॉस नहीं हुआ, माशाल्लाह से वही मैं बार बार कह रही हूँ कि हेल्थ गेन हुआ है, वेट लॉस, हेल्थ बहुत ज्यादा गेन हुई है। मुझे मूड स्विंग्स बिल्कुल खत्म हो गए, वरना इस रूटीन के साथ मैं पागल हुई होती कि सुबह में इतनी इंटेंसिव यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। आगा खान यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत बड़ी और बहुत ही इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, और उसका ये वाले कोर्स के बारे में जो मैंने लिया है उसके बारे में लोग कहते हैं कि सुबह यूनिवर्सिटी, शाम को लाइब्रेरी, लोग 11 बजे 10 बजे घर आते हैं। ये ऐसा कोर्स है। मैंने इसका फर्स्ट ईयर को स्प्लिट करवाया क्योंकि मुझे पता है कि 11 बजे घर आने के बाद मैंने ड्यूटी तो नहीं कर सकूंगी, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा पार्शियल लोड लिया, सब्जेक्ट्स कम लिए, लेकिन और प्लस मेडिकल के बाद इतने बिजी लाइफस्टाइल के साथ भी कीटोजेनिक डाइट जो है वो की जा सकती है, बहुत आराम से हो जाती है। बल्कि आपको सप्लीमेंट कर रही होती है, आप एनर्जी लेवल्स आपके इंक्रीज करा रही होती है, और आपको आपकी मेंटल क्लैरिटी, मीनिंग अगर आप नाइट करके और उसके बाद, मतलब एक दिन ऐसा भी था कि नाइट करके मैं गई थी ड्यूटी पर, वो ड्यूटी से गई थी यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में एक क्लास डिले हो गई थी जो कि शाम 5 बजे होनी थी, यानी सुबह से यूनिवर्सिटी बैठी हुई हूँ और वैसे ही 1 मील अ डे पे कुछ मुझे वहां पे खाने को नहीं मिलेगा इस काबिल, तो खाने के काबिल भी एक दिन शाम को खाया हुआ है, और अगले दिन जो है वो बस 2-4 अंडे जो बैग में रखे हुए थे बस वही खाए हैं, दैट्स इट। अब मैं बैठी हुई हूँ, उसमें मैंने 4 घंटे में इंतजार करना था, तो मैंने उसमें 4 घंटे के दौरान में मैंने कोई 40 पेजेस के करीब किताब के पढ़े हफ्ते, और वो सब्जेक्ट भी बड़ा सख्त है, सोचू सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर वो क्लास ली है, और फिर मैं माशाल्लाह से एक पूरे दिन के बाद 24.5 घंटे के बाद घर पहुंची हूँ। और क्लास में वाहिद मैं ही लड़की थी उस क्लास में, मतलब बाकी माशाल्लाह मुझसे थोड़े कम एज वाले लोग हैं, लेकिन वो सब खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसके बावजूद उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो प्लस माइनस हो रहा है। और मैं उनको कह रही हूँ अगर आपने कंसंट्रेट करना है तो प्लीज शुगर मत लो, प्लीज कार्ब्स मत लो, अगर कंसंट्रेट करना है तो टेक ब्लैक टी। लेकिन वो सब उनको नहीं, कुछ बिस्किट और चाय चल रही है, केक चल रहा है, समोसा चल रहा है, ओके फाइन। फिर उसके बाद क्लास बताया जा सकता है ना, बताया जा सकता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुदरत आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह ताला अभी आप जब अपना टारगेट वेट अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है, और इंशाल्लाह प्रोबायोटिक्स के ऊपर भी इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। तो ये है कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अपने अपने टाइम में से इतना टाइम जो है वो निकाला। शुक्रिया डॉक्टर अस्मा, आपने मेरे साथ इतना सारा टाइम गुजारा, आपने मुझे बहुत सारा गाइड किया, और आपने
मैं तो अभी हीटो में इतना पुरानी नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया। बाकी है कि मेरा मैसेज सबके लिए यही होगा कि सब नए भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है, सही कह रही हैं। जो बहुत आसान है, बस स्ट्रेटजी है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन जिंदगी की हर तरक्की याफ्ता जगह पे होता है, ठीक है, बिल्कुल, और फायदे की चीज है, फायदा होता है, फायदे की चीज है। जिसको डिजीज से ज्यादा आसानी चाहिए, जिसको प्रॉब्लम से आसानी चाहिए, जिसको जिस भी इश्यू से आसानी चाहिए, वो कीटो के बारे में जरूर पढ़े। एनर्जी लेवल्स ज्यादा चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, शुगर, वो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, जो अगर लाइफ स्टाइल के तौर पे नहीं तो लेकिन एटलीस्ट 6-8 महीना साल के करीब कीटो करके देखें। बिल्कुल, और कीटो के भी मुख्तलिफ मोड्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं कीटोसिस में रहने के। तो जब इंसान पढ़ता है तो उसको और चीजें पता चलती हैं, और ये पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि नेट पे फ्री का मटेरियल अवेलेबल है, फ्री की वीडियोस अवेलेबल। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। चलें, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये थी डॉक्टर नुदरत फ़रहीन, जिन्होंने अपना PCOS और वेट जो है वो कीटोजेनिक डाइट से कंट्रोल किया। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक्स जो है उसको विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक ग्रुप जो है वो ज्वाइन कीजिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।